हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं बेटा। और जो मैंने यहाँ नोट्स बनाए वो बेस्ट होने वाले हैं, आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले। और जो ये लेक्चर होने वाला है ये भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मेरे कहने पे जैसे आप 10 मिनट्स इस लेक्चर पर देखो, आपको पूरा लेक्चर देखने का मन करेगा, इस बात की गारंटी है। चलो, और समझ में आएगा, ये तो 100% है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम मेटल की प्रॉपर्टीज से। तो मेटल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये बताते हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी मैलेबिलिटी। क्या होती है मैलेबिलिटी? किसी भी मेटल को अगर हम पीटते हैं ना तो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर प्रेस करते हैं तो वो शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेस का मतलब वो वाला प्रेस नहीं भाई, दबाना। तो अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे ना तो वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस एल्यूमिनियम फॉइल। आपको पता है कपड़े जनरली आप रोटियाँ लेकर आते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल में गर्म रहता है। क्यों? ये गर्म रखता है ना, बाहर की एनवायरनमेंट से कांटेक्ट खत्म करने की कोशिश करता है ना, क्योंकि ये खुद गर्म हो जाता है। आप रोटी में रखते हो, ये खुद गर्म हो जाता है और ये लंबे समय तक गर्म रह सकता है। इसलिए रोटी भी जनरली कैसी होती है? गर्म रहती है बेटा। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे आप उसको तार के रूप में, वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस, वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम बेटा? डक्टिलिटी। जैसे कॉपर वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, गोल्ड की भी वायर्स होते हैं। आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। सो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है गोल्ड। चलो, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है बेटा जिसे हम तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट का क्या मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं बेटा जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें पता है जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मतलब अगर मैं लोहे को रखूँ और लकड़ी के रखूँ या फिर प्लास्टिक को रखूँ तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा बेटा? लोहा, क्योंकि लोहा मेटल है। ऑफ कोर्स हमें ये बात पता है, ठीक है। तो सिल्वर एंड द कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर को अगर रखो ना ज़्यादा गर्म होगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वाइल लेड एंड मरकरी आर द पुअर। लेकिन लेड और मरकरी ये एक्सेप्शन है। लेड और मरकरी जनरली मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए वो जल्दी ज़्यादा गर्म होता रहेगी। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है जितने भी मेटल्स होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जितने भी वायर्स हैं बेटा मेटल के ही बनाए जाते हैं। लेकिन एक और है, और नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल में एक ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल की नोक बनती है, जिससे हमारी पेंसिल की लिड बनती है जिससे हम लिखते हैं, तो जो ग्रेफाइट का बनाता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मैं इसको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाऊंगा, तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख लेना। वैसे मैं हो सकता है शायद वीडियो में भी ऐड कर दूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक बेटा, हमें पता है अपीयरेंस ऑफ सरफेस। तो हमें पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं अपने प्योर फॉर्म में शाइन करते हैं। अपीयरेंस ऑफ सरफेस का मतलब है कि वो शाइन करते हैं या नहीं करते। तो भाई शाइन करते हैं आपको। जो जितने भी मेटल्स होते हैं अपने प्योर फॉर्म में क्या करते हैं? शाइन करते हैं। और मेटल की इस प्रॉपर्टी की वो अपने प्योर फॉर्म में शाइन करता है, इस प्रॉपर्टी को हम लस्ट्रस बोलते हैं। लस्ट्रस बोलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? लस्ट्रस नहीं होते। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो लस्ट्रस होता है, जस्ट लाइक आयोडीन, ठीक है। जैसे आयोडीन क्या था, अगर आयोडीन को आप देखो ना शाइन करता है, जबकि वो नॉन मेटल है। मेटल शाइन करता है, नॉन मेटल शाइन नहीं करता। लेकिन एक एक्सेप्शन का मतलब जो होना चाहिए बट होता नहीं है, ठीक है। मतलब उसको नॉन लस्ट्रस होना चाहिए, लेकिन आयोडीन लस्ट्रस होता है, वो शाइन करता है। एंड द हार्डनेस, तो हमें पता है मेटल बहुत हार्ड होते हैं। लोहे की बस के तुम्हारी तो पिचका के दिखा दो। तो लोहा बहुत हार्ड होता है बेटा, हार्ड मटेरियल होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हो जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, लिथियम। सोडियम, पोटाशियम, लिथियम ऐसे मेटल्स हैं बेटा जिनको आप नाइफ दैट कैन बी कट बाय द नाइफ, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक स्लाइस बना सकते हो आप, जस्ट लाइक ब्रेड, है ना, ब्रेड की तरह काट सकते हो आप, इसको स्लाइस बना सकते हैं। कौन कौन से बेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शंस। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सॉफ्ट होते हैं। अदरवाइज जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। और एक और मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जब में मरकरी, है ना। याद रखना ये कुछ एक्सेप्शन है जो होने, जैसे मेटल के हार्ड होते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं होते, सॉलिड होते हैं। लेकिन एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कौन? मरकरी। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम और लिथियम। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये करता है, कौन? ग्रेफाइट। तो ये एक्सेप्शन है जो होने चाहिए बट होता नहीं है, एग्जैक्टली अलग होते हैं। इनको जरूर याद रखना है बेटा, आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। एमसीक्यू में एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। डेंसिटी की बात करोगे तो मेटल्स जनरली आर मोर डेंस देन नॉन मेटल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूँ तो मेटल्स को गर्म करोगे तो आप वो पिघलेगा नहीं जल्दी। हमें पता है मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है बेटा, बहुत ज़्यादा। एक एक्सेप्शन है सोडियम, पोटाशियम और मरकरी, सीजियम। ये सारे इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। वाई बेटा? ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी बॉन्डिंग लूज होती है, बहुत आसानी से ये मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होती है किसी किसी सोडियम की, पोटाशियम की, मरकरी की एंड सीजियम की।
इन सभी की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, अदरवाइज जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर, हमें पता है जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं स्टेट यानी रूम टेम्परेचर पे, आप लोहे को देख लो, किसी भी मेटल को, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई सा भी मेटल उठा लो बेटा, कोई सा भी मेटल उठा लो, अगर आप मेटल की बात करोगे ना तो रूम टेम्परेचर में जनरली सॉलिड होता है। एक्सेप्शन है एक, कौन? वो है हमारा मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे कैसे स्टेट में होता है बेटा? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी एट रूम टेम्परेचर किस स्टेट में पाया जाता है बेटा? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके। नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। तीनों स्टेट में पाया जा सकता है नॉन मेटल, लेकिन मेटल जनरली सॉलिड ही पाया जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी का एक्सेप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब प्रॉपर्टी है बेटा कि मेटल को अगर हम पीटते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है। आपको पता है पहले के टाइम पे जब स्कूल, आज से 15 साल या 10 साल पहले की बात करो, तो स्कूल में ऐसे वो होता था, हथौड़ा टाइप घंटी बजाते थे। इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद बहुत दूर तक आवाज़ चली जाती है। तो मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसको बीट करोगे, उसे पीटोगे तो साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल की इस प्रॉपर्टी का हम सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोनोरस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई हो। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा। उसके बाद देखो कुछ एक्सेप्शन, हालांकि मैं बीच में आपको एक्सेप्शन बताता रहा हूँ, फिर भी मैंने अलग से एक पेज बना दिया एक्सेप्शंस के लिए। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से डिटेल में पता है बेटा। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बोला कि एमसीक्यू एक्सेप्शन से ही आएंगे, ध्यान रखना। आयोडीन नॉन मेटल के लिए लस्ट्रस होते हैं, अपने प्योर फॉर्म में शाइन करते हैं। डायमंड नॉन मेटल का एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप का मतलब बेटा ऐसा एलिमेंट जिसके एक से ज़्यादा फॉर्म होते हैं। यानी डायमंड जो है ना कार्बन का बना होता है, और कार्बन का बेटा आपका डायमंड भी बना होता है, ग्रेफाइट भी बना होता है, और बहुत सारी चीज़ें बनी होती है। तो एक कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें से एक रूप है डायमंड। तो डायमंड क्योंकि नॉन मेटल से बना है तो उसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, बैंग बैंग, उसमें बोला कि अगर असली कोहिनूर होता तो अगर मैं इसको हथौड़े से पूछता तो हथौड़ा टूट जाता, लेकिन कोहिनूर नहीं टूटता। तो दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि जो डायमंड होता है वो कितना हार्ड होता है। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसे काट सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हार्डेस्ट मटेरियल है, ध्यान रखना। वाइल सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग मेटल, क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्या है? मेटल है। मेटल होने के बावजूद भी ये सॉफ्ट होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है बेटा, ये याद कर लेना, ये एग्जाम के एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात पर। चलो हाँ, तो नेक्स्ट है बेटा अगेन मरकरी। मरकरी क्या है बेटा? मरकरी हमारा मेटल है, फिर भी वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जनरली जितने भी मेटल्स हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट मरकरी मेटल होने के बाद भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, ये सारे इनके बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल होने के बावजूद भी इनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी भी कम होती है, यानी चाकू से भी काटा जा सकता है, ध्यान रखना बेटा। चलो नेक्स्ट पेज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा देखो, तो रिएक्शंस में सबसे बात करेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो किसी भी मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, जिनका नेचर बेस, जिनका नेचर कैसा होता है बेटा? बेसिक नेचर होता है। जिनका नेचर कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर आप लिटमस पेपर से सॉल्यूशन में डालोगे ब्लू हो जाएगा, सिंपल, ठीक। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हमें पता है कि मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ना। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बेटा कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ, नॉट मेटल नहीं, मेटल ऑक्साइड्स। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों। देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि जब भी किसी मेटल को आप रिएक्ट करोगे ना तो मेटल ऑक्साइड बना। ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो मेटल ऑक्साइड है बेटा, ये कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है। अब क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो ये बेस के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये बात पक्की है। पर अगर ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, अगर ये बेस है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उल्टा। बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड है तो बेस। जनरली मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के ही होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं बेटा, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3,
जनरली जितने ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी एसिड जैसा बिहेव भी कर सकते हैं और कभी बेस जैसा बिहेव भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि सामने वाला कंपाउंड कैसा है। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो ये एसिड जैसा बिहेव करने लग जाएगा और रिएक्ट कर लेगा। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ लाओगे तो ये बेस जैसा बिहेव करने लग जाएगा और रिएक्ट कर लेगा। यानी ये बेस जैसा बिहेव भी कर लेता है और एसिड भी। इट डिपेंड्स कि सामने वाला कंपाउंड कौन सा आ रहा है इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, एसिडिक या बेसिक। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड और बेस कैन एंड फॉर्म salt and water are called amphoteric oxide। समझ में आ गई बात बेटा? समझ में आ गई? जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड react with hydrochloric acid, it forms aluminium chloride, that is salt and water। Similarly, when aluminium oxide reacts with sodium hydroxide, it forms sodium aluminate and H2O। तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide, etc. which react with both acid as well as base to produce salt and water are called amphoteric oxide। मैंने आपको बता दिया। Most metal oxides are insoluble of water, but some dissolve to form alkaline। तो कुछ बेस ऐसे होते हैं बेटा, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। तो जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाता है उनको अल्कली बोलते हैं। यानी अल्कली एक टाइप के बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और जो कुछ बेस पानी में नहीं घुलते उनको सिंपल बेस बोल देते हैं। ये पानी में नहीं घुलते बेस ना होगा, लेकिन जो पानी में घुल जाता है उनका एक स्पेशल नाम और रख दिया, अल्कली। तो हमने समझ लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एंड कैन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? क्लियर? दीज आर द रिएक्शन। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना इस बात का, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। नेक्स्ट करते हैं क्या हमारा ना, वाई मेटल सच एज पोटाशियम एंड सोडियम केप्ट इन। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है कि सोडियम और पोटाशियम जैसे मेटल्स को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं? क्यों भाई केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं हम सोडियम को या फिर पोटाशियम को? ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं रख सकते इसको बाहर? तो जनरली सोडियम और पोटाशियम बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं। ये तुरंत ही इनमें आग लग जाता है जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं। रीज़न क्या है? जनरली एयर के साथ रिएक्ट करके ना, या वाटर के साथ रिएक्ट, हमें पता है एयर में प्रेजेंट होता है मॉइस्चर, यानी पानी वेपर के फॉर्म में। पानी वेपर के फॉर्म में है, यानी हवा में वेपर भी है जो पानी है एक टाइप का। वो वाटर रिएक्ट कर लेता है सोडियम के साथ। वो वाटर रिएक्ट कर लेता है बेटा सोडियम के साथ, और वाटर जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, साथ में निकलती है इसमें से हाइड्रोजन गैस। और ये गैस जनरली क्या से होती है बेटा? बहुत गैस निकलने के साथ साथ बहुत हाई अमाउंट में हीट भी निकलती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट निकलती है तो इस हाइड्रोजन गैस में लग जाती है आग। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? कैसे आग लग जाती है? सोडियम बहुत हाई रिएक्टिव है। ये एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है बेटा, एयर में जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और उसके साथ रिएक्ट करके एक तो सॉल्ट बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है बिकॉज ऑफ दिस हीट। हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ है, तुरंत आग लगती है उसमें। ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर बहुत कम होता है, तुरंत आग लगेगी उसमें। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि इसे हाइड्रोजन में आग लग जाती है। इसी हाइड्रोजन में आग लगने को बोलते हैं कि सोडियम भाई फट रहा है, सोडियम को आप पानी में डालो बहुत तेज फटेगा, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, आग लग जाएगी। इसलिए इसको हम खुले में नहीं छोड़ सकते सोडियम, ये आग लग जाएगी तुरंत ही। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि ये वाटर के कांटेक्ट में ही ना आए, और जब कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो आग लगेगी ही नहीं। सिंपल। तो metals such as potassium and sodium react so vigorously, यानी बहुत फास्ट with oxygen that they catch fire if kept in open। अगर ओपन में रखेंगे तो आग लग जाएगी। So to protect them they kept immersed in a kerosene oil। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम को हम खुले में क्यों नहीं रखते, केरोसिन ऑयल में क्यों डिप करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये रिएक्शन भी लिखे हैं यहाँ पर। रिएक्शन में लिखे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलती है और साथ में बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है। इसी हीट की वजह से आग लगती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात बेटा? चलो 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 आगे देखते हैं। हाँ, रिएक्शन विद वाटर बेटा, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। तो हमें पता है कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम में हाइड्रोक्साइड बन गया क्योंकि एक्सेस वाटर होता है ना, तो हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। तो ऑक्साइड भी बन सकता है बेटा और हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, जैसे मैंने अभी सोडियम के साथ बनाया था।
अगर नॉर्मल वाटर के साथ तो ऑक्साइड बनेगा, बट अगर एक्सेस थोड़ा सा ज़्यादा वाटर मिल जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल जनरली रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें से निकलती है हाइड्रोजन गैस। अगर हीट बहुत ज़्यादा निकली तो आग लग जाएगी, हीट बहुत ज़्यादा नहीं निकली तो आग नहीं लगेगी। चलो सिंपल, इसमें इतना ही था बेटा, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें इतना ही है, आप पढ़ लेना, बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। रिएक्शन विद एसिड, मेटल की रिएक्शन बेटा एसिड के साथ। तो जनरली मोस्ट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा आता है सवाल कि जब हमें पता है कि किसी मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। सिंपल, जैसे अभी हमने सोडियम की रिएक्शन करी थी वाटर के साथ, अगर आप एसिड के साथ भी करते हो तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी भी मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे ना बेटा, या बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आपने एसिड और बेस में पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में। अब किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन नाइट्रिक एसिड में ऐसा नहीं होता। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आप आराम से इसको पढ़ोगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। एग्जैक्टली होता है क्या बेटा, नाइट्रिक एसिड में हम मेटल डालते हैं, मेटल का जैसे टुकड़ा डाला हमने इस एसिड के अंदर, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3। जैसे हमने डाला इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। आप क्या करोगे, आप मान लो सोडियम तो बहुत ज़्यादा है, आप कैल्शियम ले रहे हो, ठीक है, कैल्शियम को रिएक्ट कर रहे हो HNO3 के साथ, तो आपको एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी भी। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती बाहर क्यों नहीं दिखाई देती? तो एक्चुअली ये क्या है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? जो ऑक्सीजन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन देने की। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत और अच्छे से ऑक्सीजन देते हैं, तुरंत दे देते हैं ऑक्सीजन। नहीं मिला बेटा तुम्हें चाहिए, दे देंगे आप ऑक्सीजन, ठीक है। तो एग्जैक्टली होता है क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये तुरंत हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है। और क्या बना देता है? तुरंत ही ऑक्सीजन देने के बाद H2O बना देता है। और इसलिए इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई नहीं देती। जैसे हाइड्रोजन बना तुरंत ऑक्सीजन मिल गया, H2O बन गया। तो ऐसा लगता ही नहीं है, तो फील ही नहीं होता, ऐसा हमें फील ही नहीं होता कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मनता है बट निकलता नहीं है। निकलता नहीं तो कैसे बता सकते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है? भाई हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करती है, हमारी तीली ले आए, जल गई, वो जलेगी कैसे? यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस बाहर ही नहीं आ रही। दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस बनने के बावजूद भी इसमें से निकलती नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे देता है और ऑक्सीजन देने के बाद ये H2O बना देता है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। तो जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। एड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। और जो उसमें हाइड्रोजन बना वो क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है। एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस, और खुद रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? या तो NO2 बन जाएगा, या NO बन जाएगा, या N2O बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए तुरंत ही हाइड्रोजन जो बना है उसको ऑक्सीजन देकर H2O बना देता है। इसलिए हमें हाइड्रोजन गैस बनती हुई दिखाई नहीं देती, जबकि हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस ना बने। बनता है लेकिन निकलता नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये तुरंत ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देकर वाटर फॉर्म कर देता है। सिंपल। और नेक्स्ट पेज, एक्वारिजिया। ये अगेन MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ। या सिंपल 2 नंबर के क्वेश्चन में। एक्वारिजिया क्या बेटा? एक लिक्विड है जिसमें 2 सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से 2 सॉल्यूशन होते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कैसे? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है बेटा, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा ज़्यादा होता है। नाइट्रिक एसिड, ये याद रखना, ज़्यादा कौन होता है? ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कई बार उल्लू बनाने के लिए वो क्या कर देते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और इन दोनों का रेशियो बताओ। बच्चों ने क्या याद कर रखा होता है? बच्चों ने याद कर रखा होता है 3:1 ना। भाई आप आगे पीछे तो देख लो थोड़ा, कि भाई नाइट्रिक एसिड कम होता है, हाइड्रोक्लोरिक ज़्यादा होता है, तो ये कम ये ज़्यादा, यानी 1:3 इस केस में।
उल्लू बनाते हैं वो आपको। जनरली एक्वा इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, इन विच टू मिक्सचर्स, जिनमें जनरली क्या होता है, इन विच दे आर टू कंपाउंड्स, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। जनरली 3:1 की फॉर्म में होती है और जनरली बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर होता है इसका, दूसरे मेटल को तो तुरंत ही ख़त्म कर देगा ये। जनरली इसको हम एक्वा रीजा को रॉयल वाटर भी बोलते हैं बेटा, रॉयल वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली डिज़ोल्व करते हैं गोल्ड को, गोल्ड और प्लैटिनम को डिज़ोल्व करने का काम करता है ये, क्योंकि ये सोने चांदी की बात होती है इसमें, इसलिए इसको हम रॉयल वाटर भी बोल देते हैं। ये डिज़ोल्व कर सकता है गोल्ड को और प्लैटिनम को, ठीक है। तो एक्वा रीजा क्या है, मिक्सचर है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक्वा रीजा इज हाईली कोरोसिव, तुरंत किसी भी मेटल को खराब कर देगा, लिक्विड एंड वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट एबल टू डिजॉल्व। कुछ ही रिएजेंट ऐसे होते हैं जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से एक एक्वा रीजा है, ध्यान रखना। ये जनरली डिजॉल्व करने का काम करता है किसको, गोल्ड को और प्लैटिनम को। इतनी सी बात याद रखना बस। चलो नेक्स्ट पेज, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अच्छा, रिएक्शन पढ़ रहे बेटा, किसकी किसकी, मेटल की और नॉन मेटल की। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। चलो, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल बेटा, तो हमें बताएं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। देखो मैं आपको सारी कहानी ना इधर ही बता देता हूँ। जनरली रिएक्शन, जनरली किसी भी मेटल को आप नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करोगे ना बेटा, तो पहली बात तो आपका जो कंपाउंड बनेगा बेटा, वो होगा आपका आयोनिक कंपाउंड। कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड। क्यों होगा आयोनिक कंपाउंड, वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl का, ठीक है, NaCl का मैंने लिया सोडियम। सोडियम के पास जनरली 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और क्या बना सकता है, Na+। तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, मैं कैसे लिखूँगा कि जो Na है वो जनरली क्या करता है, Na+ बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो Na+ बन जाता है, ठीक है। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूँगा तो क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 गए, दूसरे शेल में 8, फिर लास्ट वाले शेल में 7। तो क्लोरीन जनरल इलेक्ट्रॉन लेता है। ये सारी बात बेसिक है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा गई, कौन से मेटल जनरल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल जनरल, ये बेसिक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से इंडिकेट करता हूँ, 4, 5, 6, 7 क्रॉस लगा दिए मैंने। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है और बना देता है Cl नेगेटिव। क्या बना देता है बेटा, Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन जनरली क्या करता है, आप ऐसा मत लिखना यहाँ पर आप Cl ही लिखना कि Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इतना होने के बाद देखो जनरली इन दोनों की रिएक्शन होती कैसे, इतना लिख लो बेटा कि जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम प्लस बनेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 8 करने होते हैं इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो 7 है, 1 लेगा। कौन कितना लेगा डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसलिए वो 1 लूज करेगा, क्योंकि मेटल जनरली लूज करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो जनरली 8 करने के लिए 1 ही लेगा। अगर इसके 6 होता तो ये 8 करने के लिए 2 लेता है, क्योंकि 8 करने होते हैं, इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चल, इतनी बात होने के बाद आप एक बात समझो बेटा कि सोडियम के पास है Na+ का चार्ज, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 1 है। ये रिएक्ट कर लेता है क्लोरीन के पास, जिसके पास पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया था, अब हो गए 8 और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, Na+, Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन और लिया था, नेगेटिव चार्ज। दिस इज व्हाट NaCl, इसको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयोन्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। Na+ Cl नेगेटिव, यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, क्लोरीन को 1 चाहिए, सोडियम को 1 देना है, क्लोरीन को 1 कहीं से मिल जाए और सोडियम को छोड़ना है। तो ये करते हैं, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ये जनरली किसके बीच में होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में। क्यों, क्योंकि मेटल लूज कर सकते हैं और नॉन मेटल ले सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे सोडियम को लूज करना है, यहाँ पर इनको चाहिए, ये इसको दे देगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये कंपाउंड फॉर्म। बात क्लियर है, क्लियर है क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल और नॉन एज
आयनिक कंपाउंड। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। चलो 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 नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेना बेटा, आपको एक एक बात समझ में आ गई। अगर आप मेरी सारी वीडियो को, इस लेक्चर को पूरे ध्यान से देख रहे हो अगर एंड तक, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट आने वाला है ध्यान से। चलो एक एग्जाम्पल और ले लें, इसलिए शायद मैंने पेज छोड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। जैसे एल्यूमिनियम है, कलर बदलते हैं भाई। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में ना जनरली 13 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो पहले शेल में 2, फिर 8, 3, तो यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 लूज़ करेगा। 3 लूज़ करके एल्यूमिनियम 3+ बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अच्छा, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 8, यानी ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6, ठीक है। 6 है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 नेगेटिव बना देगा। ओके, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना दे, ऐसा बना देगा, ठीक, ऐसा होता है। रिएक्ट कैसे होगा? जैसे एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, 6, 2, 3, 4, 5, 6, इसके पास 3 है, ये 2 इसको देगा बेटा, इसके 8 हो गए, 8 हो गए इसके भाई। अब अगर इसके 8 हो गए तो इस एक इलेक्ट्रॉन का एल्यूमिनियम क्या करेगा? इसको भी तो देने के लिए कोई मुर्गा चाहिए, है ना भाई। ये भी तो चाहता है कि किसी को दे भाई। 3 है ना, तीनों छोड़ना चाहता है वो, 3 लूज़ करेगा। 2 तो ऑक्सीजन लेकर उसका पेट भर गया, अब नहीं ले रहा ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम कहेगा चलो ठीक है, कोई दूसरा ऑक्सीजन आए भाई हमारे पास, और हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो ले जाए। तो ये ऑक्सीजन कह रहा है ठीक है, हमारे पास तो वैसे भी कमी है, देता हूँ। लेकिन ये ऑक्सीजन कह रहा है हमें एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक से हमारा पेट नहीं भर रहा। आपको एक देना था वो बात ठीक है, लेकिन हमारा एक से पेट नहीं भर रहा। तो कह रहा है ठीक है, हमारा एक पड़ोसी है एक और एल्यूमिनियम, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी देना है, ये तुमको दे देगा, ये लो। अब हो गए 8 तुम्हारे पास, हो गए ऑक्सीजन के पास। अभी एल्यूमिनियम कह रहा है ठीक है भाई, तूने हमको बुलाया, हम तुम्हारे भाई थे, हम आ गए, हमने एक दे दिया, लेकिन अभी हमें 2 और देना है, तो किसको दे? तो ऑक्सीजन कह रहा है हाँ, मेरा एक और गरीब भाई है, उसको दे दो, ठीक है, इसको 2 चाहिए, ये आएंगे, इनको दोनों दे देंगे। अब देख रहे हो, अब देखो ये भी सेटिस्फाइड, एल्यूमिनियम भी दोनों के दोनों, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड। अब इनका भी पूरा झोला खाली हो गया, इनका भी पूरा भर गया। इनको खाली करना था भाई साहब को, इनको भरना था, इनका खाली हो गया, इनका भर गया। अब कहानी खत्म हो गई। अब तो कंपाउंड जनरली समझ में आए क्या हुआ, 3 लूज करके बनाएंगे, 2 लूज करके बनाएंगे। कंपाउंड बना कैसे? तो कंपाउंड ऐसे बना, एल्यूमिनियम ने 3 छोड़े, ऑक्सीजन ने 2 लिए, ऑक्सीजन ने 2 लिए बेटा, और क्या बनाया? एल्यूमिनियम क्या? एल्यूमिनियम 3+। कितना एल्यूमिनियम? 2 एल्यूमिनियम भाई। कितना एल्यूमिनियम? 2 एल्यूमिनियम। कितना ऑक्सीजन? चलो इसको हटा रहे हैं हम, ये बनाना है आपको, मिटाना नहीं है। फाइनल एग्जाम में ये पेज में होना चाहिए जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना बैक करके, नहीं तो ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस ऑक्सीजन पे है 2 नेगेटिव चार्ज। और कितने ऑक्सीजन है भाई? Al2O3, ये कंपाउंड। आपको अब बात समझ में आ गई यहाँ पे 2 और 3 लगता क्यों है? आपको अब बात समझ में आ गई कि बहुत सारे पूछते हैं भैया ये MgO, भैया हमने तो इधर Mg लिया था, 2 ऑक्सीजन लिया था, यहाँ पे 1 क्यों लगा? बात समझ में आ गई होगी कि Mg के पास पक्का 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा, इसको 2 चाहिए होगा, तो इसको दे दिया होगा, बस एक से बात बन गई। तो एक ही एलिमेंट ने रिएक्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक से बात नहीं बना था, इससे 2 एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ी, इधर 3 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। बात समझ में आई कि यहाँ पे ये जो नीचे नंबर लगते हैं वो किस बेसिस पे लगते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे लगते हैं भाई। किस में? आयनिक कंपाउंड्स में। कोवेलेंट का अलग कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कैसे बनाया मैंने आयनिक कंपाउंड? चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड तो हमने पढ़ लिया, जो आयन से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड जो आयन से बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब बेटा क्योंकि आयन से बने हैं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा भाई, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, चिपके हुए बिल्कुल अच्छे से, ये तो सिर्फ सॉलिड में हो सकता है। इसके पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली चिपके, आप इसको अलग नहीं कर पाओगे। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली चिपके होते हैं। इसका मतलब जितने भी सॉलिड होते हैं ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जितने भी सॉलिड से ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल होता है। तोड़ना मुश्किल तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पिघलाना मुश्किल।
जिनके पार्टिकल के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो आप हीट एनर्जी दोगे बहुत ज़्यादा लगेगी। इसी को तो हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है क्या भाई? वो हीट जो से पार्टिकल के बॉन्ड को तोड़ रहा है, तब सॉल्व सिंपल। तो वो भी बहुत ज़्यादा लगता है सिंपल। और हाँ, जो आयोन्स है वो फ्लो तब कर पाएंगे जब इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जो आयनिक कंपाउंड है लिक्विड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में बॉन्ड लूज हो जाता है और ये मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में इसके पार्टिकल इतनी तेजी से चिपके होते हैं, इतने स्ट्रांगली चिपके होते हैं कि इसके जो चार्जेस है वो मूव ही नहीं कर पाते। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लिक्विड स्टेट, मॉल्टन स्टेट में करता है। यानी नमक में आप ऐसा तार जोड़ देंगे करंट नहीं लगेगा आपको, सॉलिड नमक में। लेकिन इसी सॉलिड नमक को आप पानी में डाल दो, ये NaCl के फॉर्म में, चार्जेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और तब आपको बहुत तगड़ा झटका देंगे। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? तो फिजिकल नेचर की बात करें तो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिर से अगेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सॉल्युबिलिटी जनरली ये क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो जनरली आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से घुलते हैं। जैसे वाटर आयनिक सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशन है तो बहुत अच्छे से घुल जाता है जो आयनिक कंपाउंड। जैसे नमक का एग्जांपल लेना, आयनिक कंपाउंड होता है नमक, और नमक पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन लिक्विड स्टेट में करता है। क्यों नहीं करता भाई सॉलिड स्टेट में? क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह द आयन्स डज नॉट एबल टू मूव फ्रीली, आसानी से फ्रीली मूव नहीं कर पाते। बट लिक्विड स्टेट में इसके आयन्स मूव कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट बोल सकते हो, पिघली स्टेट। चलो इतनी बात समझ में आनी। ना रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं बेटा। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ मेटल, अरेंजमेंट ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या बोल सकता हूं मैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम मेटल को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू दियर रिएक्टिविटी, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर जितने भी मेटल इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, नीचे वाले मेटल की रिएक्टिविटी लो है। ठीक है, इसको याद भी काशीनाथ का माली, पता नहीं बच्चे कैसे याद करते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा ठीक है पकाता है, कहाँ गया भाई? ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ना आपको मिलेगा नहीं, बुक के अंदर निकल वगैरह मिलेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, लेड मिल जाएगा आपको, ये दोनों नहीं मिलेंगे, पकाता है। ठीक है, काशी नाथ का माली आलू जरा ठीक है पकाता है। इसके बाद ये याद कर लेना यार, कॉपर Hg Ag, ये बहुत ही कम रिएक्टिव वाले मेटल्स है। कॉपर कम रिएक्टिव मतलब हम दूसरों जनरली इस पर जंग जल्दी नहीं लगता है, कम रिएक्टिव होते हैं भाई। कॉपर Hg यानी Hg क्या होता है? मरकरी, इस मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सारे बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो जितने भी रिएक्टिविटी वाले कम, मतलब इसको तो आप आराम से याद कर सकते हो। काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है। चलो मेरे ख्याल से याद हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं हम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करते हैं बेटा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की अगर मैं बात करूँ ना कि हम मेटल को अलग हम निकालते कैसे हैं और उसको हम प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, यानी जब हम जमीन से निकालते हैं तो 3 टाइप के मेटल निकालते हैं, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल, मिडल रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जनरली क्या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। और जो हमारा मिडल रिएक्टिव मेटल, उसको 2 तरीके से अलग किया जा सकता है, एक बाय कैल्सिनेशन, एक बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग हम तब करते हैं जब हमारा जो ओर है वो सल्फाइड ओर है। और क्या होता है भी बताऊंगा। जब सल्फाइड ओर होगा तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं, और जब कार्बोनेट ओर होगा तो हम कैल्सिनेशन बोल देंगे। जब हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। और जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं बेटा, सिंपली उसका रोस्टिंग कर दो, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। चलो ये तो हमारा सिंपल चार्ट था। अब समझते हैं कि मिनरल्स, ओर्स और ये गैंग वगैरह होते क्या हैं। तो सुनो, मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? जो हम जमीन से निकालते हैं। मिनरल क्या होता है? जो हम जमीन से निकालते हैं। द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। तो जमीन से जो निकला वो मिनरल है। अब जमीन से निकलने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें चिपक कर भी आई है, लेकिन प्रॉफिटेबल कौन है? जैसे हमने निकाला कॉपर,
भाई कॉपर तो निकला बहुत सारा, लेकिन इसमें और भी फालतू की चीज़ें जैसे सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें चिपक के आ गई, वो सब प्रॉफिटेबल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए प्रॉफिटेबल कौन सा है? कॉपर। कॉपर चाहिए हमें, तो जो प्रॉफिटेबल है उसको हम बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं बेटा? ओर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें मिट्टी वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदी वगैरह भी चिपकी होती है, तो उस गंदी को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो और माइंड फ्रॉम द अर्थ कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, सॉइल एक्सेट्रा, इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। तो मिनरल क्या? जो ज़मीन से निकाला, और क्या? जो ज़मीन से निकाला उसमें प्रॉफिटेबल जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। अब और में बहुत सारी चीज़ें जो हमने ज़मीन से निकाली तो उसमें बहुत सारी मिट्टी वगैरह, गंद वगैरह लगा, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। चलो इतनी बात मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई हुई। चलो हटाते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे भी लंबी वीडियो बन चुकी है बेटा, थोड़ा जल्दी करते हैं। अच्छा आगे आ गया। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटीज। तो लो रिएक्टिव के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली हम रोस्टिंग कर देते हैं। लो रिएक्टिव वाले को हम बाद में पढ़ेंगे। चलो पहले हम बात करते हैं इसकी मिडल रिएक्टिव। ये पूछते हैं आपके एग्जाम में रोस्टिंग और कैल्शिनेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो हम करते क्या, मिडल रिएक्टिव मेटल को दो तरीके के और होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और। अगर और यानी जो मेटल मैंने जैसे जिंक है, जिंक के साथ अगर सल्फाइड चिपक कर आ गया तो उसको बोलते हैं हम सल्फाइड और। ठीक है, इसको सिर्फ एक ही तरीके से अलग किया जा सकता है, वो क्या है? हमारा रोस्टिंग। हम रोस्टिंग करेंगे अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन तब करते हैं जब कार्बोनेट चिपक कर आ गया जिंक के साथ, उसको हम कैल्शिनेशन करेंगे। अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो रोस्टिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम क्या कन्वर्ट करते हैं? सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने को हम रोस्टिंग बोलते हैं। अच्छा लेकिन ये तो इसमें भी हो रहा है, कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोनेट को ऑक्साइड में तो दोनों को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, सल्फाइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं और कार्बोनेट को भी कर रहे हैं। तो अंतर क्या है? देखो, तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना बाय हीटिंग स्ट्रांगली, पहला टर्म स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो जनरली हम क्या करते हैं? सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इसमें एक्सेस एयर है। दूसरा समझो, इसमें क्या होता है? कन्वर्टिंग ऑफ कार्बोनेट ओवर इनटू ऑक्साइड, ठीक है, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। उसमें एक्सेस एयर देते हैं, इसमें लिमिटेड एयर देते हैं। रोस्टिंग में एक्सेस एयर देते हैं, इसमें लिमिटेड एयर देते हैं, सिंपल। इसलिए यहाँ पे देखो ऑक्सीजन दिखा रखा है, ऑक्सीजन के कंटेंट में क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर देते हैं और तब ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। इसमें हम लिमिटेड एयर देते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रखी, सीधा ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रखा है। ये डिफरेंस है कैल्शिनेशन में और रोस्टिंग में। रोस्टिंग में एक्सेस एयर के प्रेजेंस में बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, कैल्शिनेशन में हम लिमिटेड एयर में रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसके रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन नहीं दिखाया हुआ है, इसके रिएक्शन में ऑक्सीजन दिखाया हुआ है। बात समझ में आ गई होगी, कैल्शियम। और दोनों को ही हम चाहे सल्फाइड हो चाहे कार्बोनेट हो, दोनों को ही हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। चलो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्मिट रिएक्शन। ओके, थर्मिट रिएक्शन क्या होती है बेटा? थर्मिट रिएक्शन जनरली ये जो आप देख रहे हो ये बीच में से टूटा है, इसको ज्वाइन करने के लिए करते हैं। तो थर्मिट रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या? एल्यूमिनियम, थर्मिट रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं? आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं। जब आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है बेटा। क्या निकलती है? बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है। आयरन तो बनता ही है, साथ में बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है। वो इतनी ज़्यादा अमाउंट की हीट होती है कि इस जगहों पर पिघला सकती है, यानी ये दोनों अलग अलग थे, इनको पिघला पिघला के यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। हम बीच में लोहा डालेंगे, वो पिघलेगा और इन दोनों को ज्वाइन कर देगा, सीधा ज्वाइन कर देगा। ठीक है, ये रेलवे ट्रैक्स को जनरली ज्वाइन करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम यूज टू, ठीक है ये डेफिनेशन है, a reaction of iron oxide with aluminium used to join the railway track or crack, ठीक है, मशीन पार्ट, मशीन के क्रैक पार्ट को या फिर रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए हम एक रिएक्शन कराते हैं। किसकी रिएक्शन? आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ, जिसमें बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है जो क्रैक्स को ज्वाइन कर देता है। इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। चलो मेरी बात क्लियर हो गई होगी।
आगे नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोलाइट। ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट को जनरली अलग करने के लिए कहते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स को अलग करने के लिए कहते हैं। देखो इसमें होता क्या, देखो नेक्स्ट पेज में मैंने ना बता रखा है सब कुछ, नेक्स्ट पेज में बता रखा है। चलो आ जाओ, ये देखो इसमें हम करते क्या, देखो सारी चीज़ें जो पीछे लिखी है ना बेटा, सारी चीज़ें जो पीछे लिखी है वो सारी ना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो होता क्या, मान लो इसमें मैंने क्या लिया, वाटर लिया या फिर एक 2 इलेक्ट्रॉड्स लिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉड, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अच्छा आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जनरली क्या होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल का हम इम्प्योर मेटल को इधर लेते हैं, हम दोनों इलेक्ट्रोड मेटल के ही लेते हैं, इधर इम्प्योर इधर प्योर मेटल। प्योर मेटल की पतली स्ट्रिप बेटा, थिन स्ट्रिप लेते हैं, थिन स्ट्रिप। और क्योंकि ये इम्प्योर है, मुझे इम्प्योर से प्योर बनाना है तो ये थिक लेते हैं, थोड़ा सा थिक स्ट्रिप लेते हैं। ठीक, ये इम्प्योर है प्योर है, ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस वाले को हम जनरली एनोड बोलते हैं और माइनस वाले को हम जनरली कैथोड बोलते हैं, एनोड और कैथोड। इसमें हम इस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट या फिर एसिड ऐड करेंगे। क्यों बेटा, ये कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, तो इंक्रीज द कंडक्टिविटी, तो इंक्रीज द कंडक्टिविटी, सिंपल। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा या तो एसिड या तो सॉल्ट ऐड कर देंगे, जिससे करंट पास करेंगे तो बहुत हाई अमाउंट में करंट पास होगा। ठीक है, होता क्या है, जैसे इस सॉल्यूशन में हम करंट पास करते हैं बेटा, ये जो इम्प्योरिटी में जो प्योर मेटल है हमें पता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से सारा सॉल्यूशन के अंदर घुलने लग जाता है। अब घुल कर क्योंकि उस पर प्लस का चार्ज होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो क्योंकि मेटल प्लस का चार्ज होता है उस पर, तो ये प्लस से निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, तो प्लस से निकलेगा सारा। इसमें जो इम्प्योर मेटल में जो मेटल है, मेटल क्योंकि मेटल पे प्लस है, इसमें इम्प्योरिटीज में और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेटल है वो धक्का मार के यहाँ से निकल जाएगा और सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। और डिजॉल्व होने के बाद ये नेगेटिव जो कैथोड है आपका, ये अट्रैक्ट कर लेगा उसको, सारा प्योर मेटल आपका इसमें मिल जाएगा। ये स्ट्रिप फिर मोटी हो जाएगी और ये स्ट्रिप कैसे हो जाएगी, पतली हो जाएगी। इस तरीके से हम प्योर मेटल मिल जाता है। बात क्लियर, बात क्लियर बेटा। चल आगे बात, जिनको नहीं समझ में आया बेटा एक बार पीछे वीडियो करके दोबारा देख लो, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ये सारी बात मैंने बेटा उधर लिखी हुई है कि एनोड पे इम्प्योर मेटल लेते हैं, कैथोड पे प्योर मेटल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं करंट पास कराते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आप इसको पढ़ना है भाई, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कोरोजन क्या होता है बेटा, किसी भी मेटल को लंबे समय तक अगर हम छोड़ दें तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की या ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम प्रिवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है कि हम जंग लगने से बचा कैसे सकते हैं। तो पेंट कर दो भाई, पेंट करने पे जंग नहीं लगता, इसलिए कूलर में बार बार पेंट होता है हर एक साल। उसके बाद अप्लाइंग ग्रीस आप देखते हो बहुत सारे मशीनरी चीज़ों में ग्रीस लगती है, उससे भी जंग नहीं लगता। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर हम एक लेयर बना देते हैं, किसकी, जिंक की लेयर बना देते हैं। तो जिंक की लेयर बनाने की वजह से जिंक बीच में आ जाता है और इस मेटल के ऊपर जंग नहीं लगने देता, इस मेटल को ये जो लेयर है, जो जिंक की लेयर है, ये बचा के रखता है। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या कहते हैं, हम जिंक की एक लेयर किसी मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करने देता। उसके बाद और प्रोसेस कौन सा है बेटा, क्रोमियम प्लेटिंग या टिन प्लेटिंग। हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, जिससे जंग नहीं लगता। प्लेटिंग कर दोगे तो एक लेयर बना देते हैं हम मेटल के ऊपर। तो भाई जितने भी एयर या ऑक्सीजन वगैरह है इस मेटल, इस प्लेटिंग के कांटेक्ट में तो आएगा, लेकिन इस मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। उसके बाद अलॉइंग, अलॉय पे भी जंग नहीं लगता, हम अलॉय बना देते हैं मेटल को। ठीक है, ये सारे प्रोसेस है जिससे हम जंग से बचा सकते हैं। चलो प्रिवेंशन भी मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है, दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लास्ट में स्पीड ज़्यादा हो गई बेटा, आप एक बार रिपीट करके देखोगे आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा और समझ में आया नहीं आया बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।